हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 47 के बारे में। अगर हम भाग 47 के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाग 46 तक तो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग इस जीएस श्रृंखला से आनंद लीजिए और इस जीएस श्रृंखला से आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि इस श्रृंखला के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, व्याख्या किए जाते हैं, तो वो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेगा अगर जीएस उसमें पूछा जा रहा है तो। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि पेट का एग्ज़ाम होने वाला 28-29 अक्टूबर को, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न इससे देखने को मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि 47 जीएस श्रृंखला हो चुके हैं। अभी आज आपका 47 कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारे प्रश्न जो है आपके जीएस के उसमें देखने को मिलेंगे। और जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 4 फरवरी को है 2024 में, और अभी फॉर्म भरा रहा है उसका, तो जो लोग नहीं भरे वो लोग भर लें, और जो लोग देना चाहें तो उसमें आप देखेंगे कि इस जीएस श्रृंखला से हम लोगों ने प्रयास किया है कि 80% क्वेश्चन जो हैं उसमें आए, और आप लोग उसको पढ़ें तो उसमें आप लोगों के कम से कम प्री तो निकल ही जाए। इस तरह से हम लोग इसको पैटर्न लेकर चला जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस जीएस श्रृंखला से नोट्स बनाते रहें और अपने पढ़ाई को सुदृढ़ता प्रदान करें और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही तरीके और सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 47 पर। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि इस एक तरफ संस्था के नाम दिए गए हैं और एक तरफ मुख्यालय का नाम दिया गया है, इसमें से कौन सा गलत है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, आसियान, जकार्ता आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। इंटरपोल, लियोन आपका फ्रांस में पड़ता है। और नाटो, जेनेवा आपका स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। एशियाई विकास बैंक मनीला आपका फिलीपींस में पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। तो नाटो का मुख्यालय आपका जेनेवा में नहीं है, ये आपका ब्रसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहले इन चारों के बारे में बता देते हैं कि क्या चीज़ें हैं। वैसे इन चारों के बारे में बता रहे हैं तो पहले हम इसको प्रश्नों को मिटा देते हैं। तो प्रश्न का जो पीडीएफ है वो हमारे पास है, पीपीटी, तो उससे हम आप लोगों को इन चारों के बारे में बता देते हैं कि क्योंकि संस्थाओं से, जो विश्व की संस्थाएं, उनसे आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मुख्यालय का कितने सदस्य हैं, कब स्थापना हुआ, उनके बारे में। तो हम पहले शुरुआत करते हैं आसियान से। आसियान से हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आसियान का आप जानते हैं कि मुख्यालय जकार्ता में है, इंडोनेशिया के। ठीक है, तो यहाँ पर हम आसियान लिखते हैं। आसियान, अगर इसका हम फुल फॉर्म बात करें तो ASEAN। ठीक है, आसियान ये है। तो इसका जो आपका एक्सप्लेनेशन होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो हम वो लिख देते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, नेशंस। ठीक है, तो ये आपका पूरा नाम हो गया। ठीक है, आसियान। और इसकी स्थापना कब हुआ था, आप लोग उसको नोट डाउन करते चलिए। देखिए, अगर हम स्थापना की अगर बात करें, स्थापना हुआ था 1967 में, 1967 में। फिर इसके बाद मुख्यालय कहाँ है, इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। आप लोग को उसको एकदम विधिवत तरीके से लिखिएगा, हमारे पास स्पेस कम है तो इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। मुख्यालय है जकार्ता में।
जकार्ता आपका कहाँ है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया क्या है, कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। देखेंगे कि दक्षिणी चीन सागर जो है उसके नीचे ये पड़ता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ये सारे जो है आसपास में हैं। ठीक है, ये मुख्यालय हो गए। और सदस्य कुल कितने हैं? सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या है आपकी कुल 10 हैं। ठीक है, कुल कितने हैं? कुल 10। हम 10 के नाम आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है, 10 के नाम नहीं बता रहे हैं, तो लिखेंगे नहीं, बता देते हैं कि जो 10 हैं वो कौन से हैं। थाईलैंड है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है, तो ये 10 देश जो हैं आपके आसियान के प्रमुख हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी जो संस्था है आपका इंटरपोल। ठीक है, नाम हम इसलिए ब्लैक से लिख रहे हैं क्योंकि वो अगर दोनों ब्लू से हो जाएगा ना तो वो आप लोगों का देखने में समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। इंटरपोल, ठीक है, तो इंटरपोल का जो देखेंगे कि इंटरपोल का जो फुल फॉर्म है वो है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल INT इंटरनेशनल क्रिमिनल्स और फिर उसके बाद पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको इस तरह से बस लिख कर छोड़ दे रहे हैं क्योंकि टाइम लगता है लिखने में। तो इस तरह से हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुआ था इंटरपोल का 1923 में। 1923 में। और इसके मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका अभी बताया था लियोन में है, लियोन, फ्रांस के लियोन में है। फिर इसके बाद इसके कितने सदस्य हैं? इसके सदस्य लगभग में 150 से 150 से पार है। और इसका सदस्य 190 देश हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 देश लिख लीजिए और 10 देशों का नाम हमने आपको बताया है, उसको उस तरह से सुनकर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। और इसके बाद बचता है इंटरपोल के बाद है आपका नाटो। ठीक है, नाटो। और नाटो को बोला जाता है, अगर हम बोलें NATO, नाटो का होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये नाटो का हो गया। और नाटो का स्थापना कब हुआ था? नाटो की स्थापना हुआ था आपका 1949 में। 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था। मुख्यालय है आपका ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स ये कहाँ पड़ता है? बेल्जियम की राजधानी है ये। ठीक है, बेल्जियम यूरोप में पड़ता है। लग्जमबर्ग, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड का साथ आपके लग्जमबर्ग बेनेलक्स कंट्री बनाते हैं। 3 कंट्रियाँ हैं इसमें, बेल्जियम में है। और इसके जो सदस्य हैं, सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य हैं आपके 29।
29, यहाँ पर 29 देश नहीं है, ठीक है, ये 29 देशों का समूह नहीं है, हम सिर्फ संख्या लिख रहे हैं क्योंकि इसमें 28 देश हैं और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में आपके 28 देश हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि 28 और 28 कितने हो गए, 56 देश कुल हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 29 देश बोला जाता है क्योंकि 28 प्लस एक EU है, यूरोपियन यूनियन, ठीक। ये हो गया। आपका बचता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB जिसको बोला जाता है, एशियाई विकास बैंक इसको बोला जाता है। तो इसका मुख्यालय आप जानते हैं कि मनीला में है, फिलीपींस के मनीला में। और इसमें कुल क्या है आपका बचा, एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ADB। ऐसे इन सभी चीज़ों से प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं, मुख्यालयों से, फिर संस्थाओं से, कहाँ पर है और कब स्थापना हुआ, कितने सदस्य देश हैं, ठीक है, इस तरह से। और फिर उसके बाद इसकी स्थापना हुआ था, आप देखिए स्थापना इसका हुआ था एशियाई विकास बैंक का 1966 में, 1966 में। और इसके मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय आप जानते हैं मनीला में है, मनीला फिलीपींस, और सदस्य कुल कितने हैं, सदस्य हैं इसके आप देखेंगे कि कुल 67 सदस्य हैं, ठीक है। कुल कितने सदस्य हैं, 67, 67 देश हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 मुख्यालय हो गए और 4 संस्थाएं होगी। तो यहाँ पर आप सभी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन सब से प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न बनते हैं आपके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कवक विज्ञान से संबंधित है, कवक विज्ञान, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम दिया गया है और इनमें से बताना कि कवक विज्ञान से कौन संबंधित है। हिप्पोक्रेट्स है, माइकेली है, एडवर्ड जेनर है और मिश्रा है। कम से कम एडवर्ड जेनर तो आप लोगों को पता ही होगा कि किससे संबंधित है। और हिप्पोक्रेसी एक होती है और उसमें आप देखेंगे कि हिप्पोक्रेसी में जो चिकित्सा संबंधित होते हैं, जो चिकित्सा से संबंधित होते हैं, डॉक्टर, वो एक शपथ लेते हैं, ओथ, उसको हिप्पोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है। तो हिप्पोक्रेट्स जो है उनके नाम पर ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। एडवर्ड जेनर आप लोगों को कोशिका से संबंधित है। तो बचते हैं यही 2 लोग, माइकेली और आर मिश्रा। तो यहाँ पर देखिए कि माइकेली जो है आपके कवक विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइकेली लिख देते हैं पहले, ये माइकेली, ठीक। इनका जो है ये कवक विज्ञान से संबंधित है, कवक विज्ञान। आर मिश्रा अगर हम लिखें, आर मिश्रा का जो संबंध है आप देखेंगे भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान से है, भारतीय पारिस्थितिकी, भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एडवर्ड जेनर की अगर हम बात करें, एडवर्ड जेनर, तो एडवर्ड जेनर है यहाँ पे कोशिका विज्ञान से, ठीक है। कोशिका विज्ञान से नहीं है, कोशिका विज्ञान से आपके ल्यूवेनहॉक है शायद है, ठीक है। एडवर्ड जेनर जो है आपके प्रतिरक्षा विज्ञान से है, प्रतिरक्षा विज्ञान, ठीक है। और हिप्पोक्रेट्स जो है, हिप्पोक्रेट्स ये है आपका चिकित्सा शास्त्र विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र विज्ञान,
ठीक है, ये साइंटिस्ट हो गया और किस क्षेत्र से संबंधित है वो हो गए। तो आप लोग इससे नोट्स बनाते रहिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इस शब्द का हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, एक तरफ योजना दिया है, एक तरफ आपका डेट और सन दिया है कि उसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसमें गाँवों को सांसदों को दिया गया था आपका गोद लेने के लिए, और जिस सांसद को जो गांव दिया जाएगा वो अपने अपने गांव को ही गोद लेना था। तो वहाँ पर हम मान चलिए कि जो सांसद थे उनको उस गांव की जो जितनी भी देख रेख है, जितने भी विकास कार्य हैं उनको देखना था। तो इस तरह की योजना इसमें बनाई गई थी और यह योजना आई थी 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक, मिशन इंद्रधनुष योजना जो है ये आपके बच्चों में टीकाकरण को लेकर आया था। 7 प्रकार के इसमें टीका लगाए जाते थे। तो ये टीकाकरण से संबंधित है कि गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे टीकाकरण से बच जाते हैं उनके लिए है। ये आया था 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, तो ये आया था 2014 को, 25 दिसंबर 2015 नहीं है, ये आपका 2014 है। फिर हृदय योजना, ये हेरिटेज सिटियों को लेकर आया था कि जो भारत की हेरिटेज सिटी हैं उनको विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए। ठीक है, तो ये आया था 21 जनवरी 2015 को, ये भी आपका सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये युवाओं में प्रशिक्षण प्रदान करना कि वो जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं उसी क्षेत्र में उनको प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना थी, तो जिसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बोला गया। ये आया था 20 फरवरी 2015 को। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन गलत मिला है अगर मिशन इंद्रधनुष है, ये आपका 2015 का नहीं, ये 2014 की योजना है। तो आप लोग इस तरह से नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में बुग्याल और पयाल, ठीक है, बुग्याल और पयाल क्या है। ठीक है, जलप्रपात है, सदाबहार वन है, समतल मैदान है, घास के मैदान है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बताना कि बुग्याल और पयाल किस क्षेत्र में आते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि ये घास के मैदान है। ठीक है, जलप्रपात आप एक तरह से झरना मान सकते हैं, झरना होता है। सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा अच्छी खासी होती है, तो वहाँ के वन जो होते हैं सदाबहार वन कहे जाते हैं। समतल मैदान क्या होता है, समतल मैदानों का निर्माण जो है, जो सपाट मैदान होते हैं इस तरह से, और एक उथल मैदान होते हैं इस तरह से, एक समवाय मैदान होते हैं। तो उस तरह से जो मैदान बनाए जाते हैं ये नदियों के द्वारा जो अक्षय अपर्दन किया जाता है, जिसमें बालू, मिट्टी, कंकड़ और फिर उसके बाद जो गाद होते हैं लाए जाते हैं नदियों के द्वारा बहाकर, उससे जो मैदानों का निर्माण होता है। और जो समतल हो, सपाट मैदान हो, उनको समतल मैदान बोला जाता है, ये नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और घास के मैदान बुग्याल और पयाल क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कि एक कोमल और सुनहरी घास पाई जाती है, और आपको ये बताना है कि बुग्याल और पयाल ये किस क्षेत्र में भारत में पाए जाते हैं। उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। आप लोगों को लोकेशन बताना है कौन से कहाँ पर है। जैसे कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये भी घास के मैदान है। उत्तराखंड में देहरादून, दून जो होते हैं वो भी घास के मैदान होते हैं। दून घाटियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर दून है, दुआर है, ये सब क्या है, आपके घास के मैदान है और घाटियाँ हैं। ठीक है, दुआर आपके पश्चिम बंगाल, असम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप लोगों को बुग्याल और पयाल बताना है कि वो किस क्षेत्र में है, कौन सा राज्य है, ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की है। जलधारा कहाँ की है, हिंद महासागर। इस तरह के जलधाराओं से प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सी जलधारा और जलधाराओं के जो 2 प्रकार होते हैं, ठंडा और गर्म। ठीक है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। हमने बहुत बार बताया कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने वाली जो हवा होगी वो आपकी क्या होगी, ठंडी होगी, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाली हवा क्या होगी, वो आपकी गर्म होगी। और हवा की जो तेज़ धारा होती है, महासागरों पर जो तेज़ हवाएं चलती हैं उन्हीं को जलधारा बोला जाता है। ठीक है, सागर करंट, ओशियन करंट, इसको बोला जाता है। और इसमें से कौन सी जलधारा जो है वो हिंद महासागर की है।
अगुलास की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा या उपर्युक्त सभी। तो इसमें से ये सभी की जो जलधाराएँ हैं और ये आपके हिंद महासागर की जलधारा है, ठीक है। क्योंकि मेडागास्कर भी आपका हिंद महासागर में ही पड़ता है, मोजाम्बिक की जलधारा है, फिर जो अगुलास की जलधारा है। तो इस जिन जलधाराओं से आप लोगों से प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं कि वो किस महासागर की जलधारा है, कौन से क्षेत्र में बहती है, या फिर उसके बाद उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, ठंडी है या गर्म है। ये तीनों जलधाराओं की जो प्रकृति है आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलते हैं, यानी कि गर्म है, ठीक है। ये तीनों जलधारा जो है गर्म जलधारा है, ठीक है। तो जलधाराओं से आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि उससे प्रश्न बनते हैं, या तो मिलान करने के लिए देगा या तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ लेगा, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहें और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का क्या कार्य है। किसका? लोक लेखा समिति का, ठीक है। हमने कल के जीएस श्रृंखला में कैप्सूल्स में हमने बताया था कि लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति और याचिका समिति, इन 4 समितियों के बारे में हमने आप लोगों को विस्तार से बताया था। तो आप लोगों को पता होगा कि जो लोक लेखा समिति है वह के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परीक्षण करती है और भारतीय सरकार के जो व्यय है उनका लेखा जोखा का परीक्षण करती है। जानते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परीक्षण करना लोक लेखा समिति का कार्य है। और लोक लेखा समिति में, ठीक है, लोक लेखा समिति में, ठीक है, हमें लोक लेखा बस लिख दे रहे हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो हैं, 15 सदस्य, ठीक है, लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा से होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने कल बताया था, तो इसलिए हम इस तरह से बता दे रहे हैं क्योंकि लोक लेखा समिति के बारे में बात किया जा रहा है। तो 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो हैं राज्यसभा से। और इस समिति का जो कार्यकाल है वह आपका 1 वर्ष का होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, यानी कि सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लोक लेखा समिति में हमने पिछले ही प्रश्न में बताया कि लोक लेखा समिति में 7 सदस्य जो हैं आपके राज्यसभा से होते हैं, 15 आपके लोकसभा से, कुल 22 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, लोक उपक्रम समिति बोलिए या सार्वजनिक उपक्रम समिति बोलिए, दोनों एक ही है। उसमें भी 22 सदस्य होते हैं और जितने लोक लेखा का सामान होता है उसी तरह से सार्वजनिक उपक्रम की समिति का भी होता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और दोनों का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। इसीलिए इन दोनों को जुड़वा बहने भी बोला जाता है, ठीक है। आकलन समिति, आकलन समिति कहिए या प्राक्कलन समिति कहिए, दोनों एक ही बात है। तो जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य जो हैं आपके लोकसभा से आते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति, इसको हम प्राक्कलन समिति भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं और 30 जो होते हैं 30 लोकसभा से होते हैं, ठीक है। यही समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता। सरकारी आश्वासन की समिति में भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं और याचिका समिति में भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति या आकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और यह संसद की सबसे बड़ी समिति मानी जाती है, बड़ी समितियों में आती है। तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 जो हैं लोकसभा से आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए। समितियों से आप लोगों के लगभग में ज़्यादातर प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, और फिर उसके बाद बाकी जो समितियां बचेंगी वो आपको उसी नाम से बना दी जाती हैं जिसके लिए वो बनाई जाती हैं समितियां, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती। लोकसभा के अधीन नहीं आती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति ये आती है। समाज से संबंधित जितने भी योजनाएं आते हैं वो आपके संसद से ही आते हैं,
ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी ये सरकार से संबंधित है, या कि लोकसभा के अधीन नहीं आती, ये राज्यसभा के अधीन आती है। ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति जो है आपके लोकसभा से नहीं, या फिर राज्यसभा के अधीन आती है। श्रम संबंधी समिति ये आपकी लोकसभा से है। शहरी विकास संबंधी ये आपकी भी लोकसभा से है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बनते हैं, और जो समितियों संबंधित जो चीज़ें हैं वो आप लोग देखिए कि इस प्रकार से कौन सी समिति है, और उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए और एकदम बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। ठीक है। किसका हिंसा का क्रूरतम रूप है? गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। और देखेंगे कि ये चारों आपका हिंसा का रूप है। तो महात्मा गांधी ने इन चारों में सबसे हिंसा का जो क्रूरतम रूप है वो कौन सा है? वो है आपका गरीबी का स्थायित्व। ठीक है। गरीबी का जो स्थायित्व का अर्थ यहाँ पर है कि समाज में गरीबी का विद्यमान होना, वही हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप है। ठीक है। तो उस गरीबी को दूर करना वो हिंसा को दूर करने के बराबर है। ठीक है। तो महात्मा गांधी के दर्शन की बातें हैं, महात्मा गांधी के फिलोसफी की बातें हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बहुत एकदम अच्छे से बात किया जाएगा, क्योंकि गांधी से प्रश्न बनते हैं और अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। एकदम कठिन से कठिन भी बन जाएंगे, आसान से आसान भी बन जाएंगे। तो लोग गांधी पढ़ रहे हैं, तो गांधी को लेकर हम चल रहे हैं, तो गांधी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखा जाएगा। ठीक है। तो आप लोग बस बने रहें चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, और वो दक्षिण अफ्रीका करने क्या गए थे? सबसे बड़ी बात तो यही है। देखिए कि 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो वो उनका जन्म जानते हैं कि पोरबंदर में हुआ था। शायद पोरबंदर के उनके पिता दीवान थे, राजकोट के, पोरबंदर के। तो वहाँ पर उनका जन्म होता है। फिर वहाँ से आप देखेंगे कि इनकी शिक्षा होती है। शिक्षा के बाद ये भी आप जाते हैं कि लंदन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पर लॉ की पढ़ाई करते हैं। फिर वहाँ से एक 1893 के लगभग में, कब? 1893। और 1893 का जो काल है, देखिए। ठीक है। 1893 और 1893 में ही आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जो हैं शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है। तो ये 19वीं शताब्दी का जो काल है ना, 100 साल का, 1800 से लेकर 1900 तक का जो काल है, ये भारत में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन का काल है। ठीक है। परिवर्तन का काल है, और इसमें बहुत ही सारी चीज़ें हुई हैं। इनको हम लोग इतिहास में पढ़ा जाएगा। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं, प्राचीन इतिहास खत्म होने वाला है, तो उसमें भी हम लोग देखा जाएगा। 1893 में ये दक्षिण, वहाँ लंदन से दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है। कहाँ से आए? लंदन से दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका क्यों आए थे? एक दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला है। दादा अब्दुल्ला ये गुजरात के थे, और गुजरात से वहाँ पर जाकर व्यापारी के रूप में स्थापित हुए थे। तो व्यापारी थे ये। तो वहाँ पर जो एक टैक्स वैक्स लगाने का, कि पासपोर्ट का मैटर फंसा था उन लोगों का। तो पासपोर्ट का ये इस तरह से मैटर था वहाँ पे, और जो वीज़ा वूज़ा को लेकर हो रहा था। तो वहाँ पर देखेंगे कि दादा अब्दुल्ला को जो टैक्स के लिए बोला जा रहा था, जो पासपोर्ट के लिए बोला जा रहा था, तो इनका केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी जो है लंदन से दक्षिण अफ्रीका आए थे 1893 में। लेकिन देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के कौन सा स्टेशन है? पीटरमारित्सबर्ग। ठीक है। पीटरमारित्सबर्ग। ठीक है। ये आपका स्टेशन का नाम है दक्षिण अफ्रीका के। ठीक। इस स्टेशन से महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस स्टेशन अफ्रीका के सेंट पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन से
ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है, तो जो घटना ये हुई, आप देखेंगे कि इसमें कहानी है कि महात्मा गांधी के पास फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बावजूद भी उनको, आप देखेंगे कि जनरल में सफ़र करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। तो महात्मा गांधी ने वहाँ पर उसके लिए विरोध किया और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने उनको पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन से ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, इस प्लेटफार्म पर। ठीक है, तो ये अंग्रेज़ों की पहली गलती थी और यही आखिरी गलती है। ठीक है, यही पहली गलती थी महात्मा गांधी के साथ और यही आखिरी है। उसके बाद अंग्रेज़ों को इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है, तो यहीं से आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जब गिरे, ऐसा माना जाता है कि पीटरमारिट्सबर्ग में जब महात्मा गांधी को फेंका गया, वहाँ पर महात्मा गांधी गिरे, लेकिन जब वहाँ से उठे उन्होंने प्रण किया कि मैं अंग्रेज़ों की सत्ता को हर जगह से समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो इन्होंने भारत कब आए, फेंक दिया गया, भारत 1915 में आए थे। ठीक है, लगभग अफ्रीका में ये 21 या 22 वर्ष, हम मान के लीजिए कि जो भी वर्ष दिया है 21 वर्ष या 22 वर्ष रहे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए। आपके 1915 में महात्मा गांधी आए थे और 1916 में देखेंगे कि लखनऊ समझौता होता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि अंबिका चरण मजूमदार हैं, वहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्षता कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग समझौता, ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था कि एक ही मंच पर वो लोग आए। ठीक है, और फिर उसके बाद 1917 में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन होता है चंपारण में, बिहार में। तो चंपारण में जो सत्याग्रह होता है 1917 का है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए और इस ये श्रृंखला से जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं वो आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा। आप लोग इस जी श्रृंखला से नोट्स बनाइए, क्योंकि ये इस जी श्रृंखला के जितने भी प्रश्न हैं आपको एक इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि आपके प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होकर अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से करेंगे, अपने घर वाले और माता पिता का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली श्रृंखला में इसी तरह से शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।